हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है, पहले तो लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि के बारे में लिख लेते हैं। तो ये अपना अगला दूसरा टॉपिक है, एक लास्ट का ही। तो इसमें लिखिए, लेंज के द्वारा ऊर्जा संरक्षण नियम की पुष्टि। संरक्षण नियम की पुष्टि। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि लेंज का नियम किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर। इसके बारे में ज्यादा डिटेल से बात नहीं की थी, तो आज वो बात करेंगे। होता क्या है कि हमने देखा था कि लेंज ने एक बात कही थी कि हम अ, किसी भी लूप में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो उसमें धारा का निर्धारण इस प्रकार से होगा कि वे अपने उत्पत्ति का विरोध करें। अपने जिस कारण से उत्पत्ति हुई है उसका विरोध करें। इस विरोध में हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे एन बना था, इधर इस क्षण चुम्बक को ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बना, एन। इससे क्या हुआ था, प्रतिकर्षण हो रहा था। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण। और सेकंड वाले केस में क्या था, हम इसको इधर ले जा रहे थे, यानी कि दूर ले जा रहे थे, तो इनके मध्य क्या था, आकर्षण था। तो कहीं ना कहीं हम प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, आकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। उस कार्य, जो हमने बाह्य कार्य किया है, वो एक तरीके से ऊर्जा है। वो किस में निहित हो गई, इसके विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने में हुई है। किस में निहित हुई है, विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने में। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऊर्जा संरक्षित है। जितनी हमने बाह्य कार्य किया, उतना ही विद्युत वाहक बल यहाँ से विद्युतीय ऊर्जा मिल जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं बस। तो इसमें हेडिंग डाल के लिखिए, ऊर्जा संरक्षण नियम की पुष्टि। तो यहाँ पे लिखिए, लेंज ने बताया कि, लेंज ने बताया कि जब किसी कुंडली जब किसी कुंडली तथा क्षण चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है, तो मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है, तो प्रेरित धारा, क्या क्या उत्पन्न होंगे, प्रेरित धारा तथा या प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब होगा क्या, इन उत्पन्न करने के लिए हमें कुंडली को गति प्रदान करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनके मध्य में गति के लिए बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं, क्षण चुम्बक या कुंडली, क्षण चुम्बक या कुंडली को गति कराने के लिए इन्हें बाह्य कार्य द्वारा ऊर्जा खर्च की जाती है, द्वारा ऊर्जा खर्च की जाती है। आ, कराने के लिए इस पर, ये लिख लेते हैं, कराने के लिए इन्हें नहीं, इस पर के लिए, इस पर, इस पर मतलब कुंडली या चुंबक पर, तो ऊर्जा खर्च की जाती है। या फिर अब जो इन पर ऊर्जा खर्च हो रही है, वो ऊर्जा किस में निहित हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विद्युत वाहक बल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें लिख लेंगे, खर्च की जाती है यह ऊर्जा कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित का मतलब होता है जो उत्पन्न हुई है, उसी को बोलते हैं प्रेरित
विद्युत वाहक बल के रूप में, बल के रूप में, बल के रूप में प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमें एक ऊर्जा दूसरे रूप में मिल गई, इसका मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर होना संभव है। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने बाह्य कार्य किया, गतिक रूप से किया, इसको यांत्रिक कार्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने उसको यांत्रिकी रूप से उसकी स्थिति में परिवर्तन किया है। तो हमें विद्युतीय रूप में मिली है इसमें ऊर्जा, या तो धारा उत्पन्न होगी या उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगी और ये ऊर्जा उसमें प्राप्त हो जाएगी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये ऊर्जा संरक्षण नियम की पुष्टि करता है, और ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित नियम है। इससे प्राप्त होती है, इससे ऊर्जा संरक्षण नियम की पुष्टि होती है, नियम की पुष्टि होती है। अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि यह नियम यह नियम यह नियम मतलब लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। आधारित है। तो इस प्रकार से हमने इसको एक मौखिक रूप से, एक लिखित रूप में लिख लिया है कि भाई ऊर्जा संरक्षण नियम पर किस प्रकार से ये पुष्टि करता है। तो कल तो हमने जस्ट वैसे ही देखा था कि भाई ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, पर हमने इसको पूरे डिटेल में कल देख लिया था। अब हम देखते हैं कि जो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो वहां से हमें प्रेरित आवेश भी मिलेगा। तो वो किस पर निर्भर करेगा, तो उसके लिए अगली हेडिंग डाली इसमें, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इतना लेंदी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट कराएंगे क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, पर इसका कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, बिल्कुल हल्का सा शॉर्ट करेंगे। देखो, कुंडली में प्रेरित धारा कब होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, उससे हमें धारा मिल जाएगी, प्रतिरोध होने पे हमें धारा मिल जाएगी। तो पहले लिख लेते हैं हम, किसके नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार लिख दें, या फिर हम किसके लिख दें, फैराडे के नियम के अनुसार लिख देते हैं। चलो लेंज के नियम से ही लिख लेते हैं क्योंकि उसमें माइनस चिन्ह आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंज के नियम अनुसार, लेंस में क्या, लेंज लेंज के नियमानुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न होगा। कितना होगा भाई, अपने पास आ जाएगा E बराबर माइनस एन फेरों की संख्या है, डी फाइव अपॉन डी टी, और फाइव बी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है, ये क्षेत्र में या फ्लक्स में। तो ये आ गया। विद्युत वाहक बल एक एक तरीके से किसका काम करता है, विभवांतर का। विद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य होता है। ये हमने विभवांतर वाला टॉपिक चैप्टर करा था, तो उसमें हमने बी लिखा था। तो यदि कुंडली का यदि कुंडली का प्रतिरोध आर है, तो कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो प्रेरित धारा क्या होगी, प्रेरित धारा आई बराबर क्या होती है, बताओ। आई बराबर बी अपॉन आर।
चूंकि हमें पता है बी बराबर आई आर और आई बराबर बी अपॉन आर। बी क्या है यहाँ पे, विद्युत वाष्पबल कह दिया जाए या फिर हम इसको विभवांतर कह देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ई अपॉन में आर। तो इससे क्या आएगा, आई बराबर माइनस एन बटे आर डी फाई ओवर डी टी। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो ये तो प्रेरित धारा है, और धारा हमें पता चल रहा है किस पर निर्भर कर रही है भाई, ध्यान रख लेना, धारा किस पर निर्भर कर रही है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ये तो परिवर्तन हो गया, और ये दर, दर मतलब समय के साथ उसका परिवर्तन, एक रेट चेंज इन फ्लक्स। अब हम निकालते हैं आवेश। चूंकि dt, यदि इसको ऐसे लिख लेते हैं, यदि यदि dt समय में dq आवेश, dq आवेश, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा, इसको हटा के हम यहाँ पे धारा ही लिखना है ना आवेश और धारा में। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि धारा बराबर, धारा आई बराबर डी क्यू बटे डी टी। ये क्या है, आवेश परिवर्तन। ठीक है, और ये कितने कितने समय में आवेश का परिवर्तन हुआ, डी टी समय में। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, डी क्यू बराबर आई डी टी। ठीक है, आई डी टी, डी टी एक समय अंतराल है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये देख सकते हैं कि अगर सूक्ष्म अंतराल हुआ तो इसको हम डी क्यू बराबर आई डी टी भी लिख सकते हैं, जब डी टी अल्प हो तो। ठीक है, वो देखा होगा, एक अवकलन करते हैं ना, तो यहीं से लिखा जा सकता है इसको, कि आई डी क्यू बटे डी टी। ऐसा कब लिखा जाता है, जब डेल टी का मान सूक्ष्म अल्प हो, तो ये जीरो की तरफ जाता हो तो यहाँ पे हम क्या करें, आई का मान रख देते हैं। तो डी क्यू आई, आई कितना है, माइनस एन अपॉन आर और डी फाइव अपॉन डी टी, डी फाइव अपॉन डी टी, और हमारे पास आ गया डी टी। तो इसका मतलब हो गया माइनस आई अपॉन आर और डी फाइव बच गया। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल इसको कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन कैंसिल हो गया। तो ये क्या बच गया, डी क्यू। अगर हमें इसका कुल आवेश निकालना है तो समाकलन करना पड़ेगा, कुल आवेश क्यू बराबर क्या होगा, समाकलन डी क्यू। तो समाकलन करो भाई, माइनस एन बटे आर डी फाइव। तो यहाँ से माइनस एन बटे आर तो आ गया, और मैं कह रहा हूँ कि इसका चेंज कितना हो रहा है, फाइव वन से फाइव टू हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एन अपन आर तो बाहर आ जाएगा, और डी फाइव का क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फाइव टू माइनस फाइव वन क्यू। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया इतना जल्दी। अरे भाई, डी फाइव का कर रहे हैं तो इसका फाइव हो गया, इसमें लिमिट रखेंगे फाइव वन से फाइव टू। तो यहाँ से फाइव टू माइनस फाइव वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाइव, डेल फाइव। इसको हम डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं, माइनस एन बटे आर डेल फाइव। ये है आवेश, या करके। अब देखो, हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचे, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब निष्कर्ष क्या है, ये ध्यान से देखना, धारा, धारा प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है। इसमें देखो, ये भी निर्भर कर रहा है, पर यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर कर रहा है, और यहाँ पर केवल फ्लक्स के परिवर्तन पर, परिवर्तन की दर पर नहीं। तो इसको हम लिख लेते हैं, अतः अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि
प्रेरित धारा प्रेरित धारा फ्लक्स कौन सा है? चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान रख लेना। प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है। परिवर्तन की दर दर पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। जबकि जबकि अपने पास और क्या है दूसरी टर्म? आवेश। जबकि आवेश, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश केवल, केवल तो नहीं लिखेंगे, प्रेरित आवेश चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर निर्भर करती है। परिवर्तन पर निर्भर है, ना कि परिवर्तन की दर पर, ना कि परिवर्तन की दर पर। इसका मतलब क्या है? ये मैंने जो शब्द लिखा है लास्ट में, ना कि परिवर्तन की दर पर, कि ये परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं है आवेश, केवल किस पर है? परिवर्तन पर। परिवर्तन क्या हुआ? डेल फाई, कि फाई वन से फाई टू हुआ है। और जो ये है धारा, ये उसकी दर पर निर्भर है कि लगातार परिवर्तन होना चाहिए, तो तब क्या बनेगी? धारा। और केवल फाई वन एक बार चेंज हुआ, वहां से दूसरा मिल गया, तो आवेश हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश हमने यहाँ पे देख लिए। लेंज का ऊर्जा संरक्षण नियम भी देख लिया। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अब इससे संबंधित जो भी हमने नियम देखे हैं उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो अपने पास क्वेश्चन है, ये उदाहरण से लिए गए हैं। तो इसमें है क्वेश्चन, एक एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो ये है उदाहरण नंबर, बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 6.4, 6.4। तो इस उदाहरण में क्या कहा गया है? अपन से पूछा गया है कि बताइए कि अपने पास ये कोई लूप दे रखा है, ये लूप दे रखे हैं, जैसे ए बी सी डी दे रखा है, और इसमें एक ये लूप दे रखा है बी सी, ए बी सी लूप दे रखा है। तो इनके बारे में पूछा गया है कि इनमें धारा कितनी होगी, इनमें धारा कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये दे रखा है कि समतल लूप में चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश कर रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है भाई, ये जो डॉट दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं? चुंबकीय क्षेत्र दे रखे हैं, डॉट नहीं क्रॉस। और क्रॉस किसको बताता है? किसी तल के लंबवत नीचे की तरफ के चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। जैसे ऐसे ऊपर की ओर होता तो उसको हम कैसे देखते हैं? एक डॉट, नुकीले सिरे डॉट की तरीके से देखा जाता है, एक डॉट की तरीके से। और जब नीचे की तरफ है तो एक क्रॉस बनता है। क्या बनेगा? क्रॉस। तो वो क्रॉस यहाँ पे दिखाया गया। अब देखो, पहला वाला क्वेश्चन इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट, हम देख पा रहे हैं कि ये नोट कर लेना, और क्वेश्चन हल्का सा लिख के चित्र बना लेना, बस चित्र से ही काम हो जाएगा। कोई ज्यादा डिटेल में धारा की दिशा किधर होगी, और नोट उतार उतार लेना। तो ए बी सी डी ये लूप है, ये क्या कर रहा है? इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश कर रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगी? वृद्धि। क्या होगी? वृद्धि। और हमने लेंज वाले चैप्टर में पढ़ाया था, लेंज वाले टॉपिक में कराया था, जब भी वृद्धि होती है, जब एन चुंबकीय सिरे को लेके आए थे तो वृद्धि हो रही थी। तो इससे क्या हुआ? तो यहाँ पे कौन सा सिरा बना था? एन। तो इसमें धारा किस प्रकार से होगी? एन सिरे के हिसाब से ही निकाल लेंगे हम इसमें, इस प्रकार से। तो इसमें धारा कैसे आ जाएगी? इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है तो ये लूप में अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें धारा की दिशा किधर आ जाएगी? इसमें धारा की दिशा आ जाएगी अपने पास ए, इस प्रकार से आ जाएगी, ए से बी, बी से सी और सी से सी। ए बी सी डी ए की तरफ होगी। ठीक है, सेकंड वाले केस को देखो।
तो नॉर्मली चित्र बनाकर वैसे ही लिख लेना कि भाई इस लूप में ये होगा आंसर। आपको डायरेक्ट वन लाइनर या एक दो लाइन में लिखना पड़ेगा। इसमें देखो, ये चित्र में क्या देख रहा है, देखने को मिल रहा है कि ये लूप, ये सेकंड वाला लूप, ये वाला क्या हो रहा है इसमें, ये बाहर की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उच्च चुंबकीय फ्लक्स से कम चुंबकीय फ्लक्स की तरफ जा रहा है। तो फ्लक्स में परिवर्तन कैसा होगा, कम हो, परिवर्तन नहीं, फ्लक्स में क्या होगी, कमी हो रही है। फ्लक्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी के केस में हमने क्या देखा था, एस बना था। तो इसमें एस बनाते हैं। तो यहाँ पे धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ए से सी, सी से बी और बी से ए। तो यहाँ से ए सी बी ए के अनुदिश धारा होगी, के अनुदिश धारा होगी। ठीक है, अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या हो रही है, इसमें भी ये भी लूप से बाहर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जा रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगी, कमी होगी। और कमी के केस में क्या है, इसमें कौन सा सिरा बनेगा, एस। तो इस हिसाब से ये भी इसी प्रकार से इसमें आएगा, ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो इसमें कौन सी धारा आ जाएगी, ए बी सी डी और फिर वापस से ए, लूप अनुसार धारा, अनुसार धारा होगी। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो देख लेना। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन कहाँ पे, हाँ ये रहा। तो ये क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो इसमें क्या देखना है हमें, संधारित्र की ध्रुवता की प्रागुक्ति प्रिडिक्ट कीजिए। कि भाई संधारित्र की जो प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र है। कैसा संधारित्र है ये, समांतर प्लेट संधारित्र। हमने प्लेट ऐसे बनाई थी ना, चैप्टर नंबर शायद 3 था, 3 या 2 था, सॉरी दूसरे चैप्टर में था। तो ये जो प्लेट है इन पर आवेश दिखाना है कि ध्रुवता एक किस पर प्लेस प्लस होगा, किस पर माइनस आएगा। तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एन या एस देखते हैं लूप में क्या बनेगा। तो हमारे पास है यहाँ पे। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि और ये नोट कर लेना, ये क्या करना, नोट कर लेना क्योंकि काम की चीजें हैं। और इसमें क्या है अपने पास, इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। नोट क्या करना है, देखो कंडीशन एक है, फर्स्ट, देखो मान के चलो कि अपने पास ये लूप है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एंसरा इसके पास लाया जा रहा है। सबसे पहले हम एन और एस यहाँ पे लिख रहे हैं। और होता क्या है कि हम चुम्बक को इसके पास लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन बनेगा। एन के हिसाब से धारा प्रवाहित होगी ऐसे, एन के हिसाब से मतलब वामावर्त। तो इसमें धारा कैसी होगी, वामावर्त। तो यानी कि ये सिरा ऐसे और ये सिरा ऐसे। ठीक है, अब मान के चलो कि मेरे पास लूप इस प्रकार से है। इसमें इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, मान के चलो कि मेरे पास लूप इस प्रकार से है। और इसमें मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ, इस एन सिरे को क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। तो हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार एन सिरे को दूर लेके जा रहा हूँ, इस एन सिरे को दूर लेके जा रहा हूँ इधर। तो क्या होगा, ध्रुवता चेंज हो जाएगी। अब एन की जगह क्या बनेगा, एस। इसका मतलब हम जो सिरा पास लाते हैं वही बनता है, दूर ले जाते हैं तो उसका उल्टा बनेगा भाई। तो इसमें धारा कैसी है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ये क्वेश्चन आता है और हमें भी ध्यान रखना है। अब मान के चलो कि अपने पास इस प्रकार से है और मैं अब की बार क्या लेके आ रहा हूँ, एस सिरा, एस सिरे को पास लेके आ रहा हूँ। तो होगा क्या, इस पे कौन सा बनेगा, एस सिरा बनेगा। एस का मतलब धारा कैसे हो जाएगी इसमें, ये जो घड़ी की दिशा में धारा होती है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त धारा होगी।
अब होगा क्या, सेकंड वाला केस हम देख लेते हैं कि भाई अपने पास क्या है, हम इसमें दूर लेके जा रहे हैं, ये लूप है और इसमें चुंबक के एस सिरे को हम दूर लेके जा रहे हैं, तो क्या बनेगा एन, क्या बनेगा एन, एन का मतलब क्या है, धारा कैसी होगी वामावर्त, वामावर्त। तो ये चीज हमें बस यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इसी पर आधारित है, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि संधारित्र पर ध्रुवता ज्ञात करनी है कि किस प्लेट पर पॉजिटिव है, किस पर नेगेटिव है, किस पर विभवांतर का मान ज्यादा है। तो देखो अपने पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इस चुम्बक को इधर लाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है इसके, देखो ध्यान से देखना, जो ये चुम्बक ऐसे आ रही है, इधर से जो आ रही है चुम्बक, ये एन सिरा यहाँ पे है, इस चुम्बक की तरफ से देखने पे एन दिखेगा, क्या दिखेगा एन, तो इधर से एन बनेगा और इधर से एस बनेगा, इधर से एस बनेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी समस्या बनती है कि भाई अपने पास जो एस बन रहा है, इस कुंडली को रखा कैसे गया है, ये थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से देख लेना कि इस कुंडली को रखा गया किससे है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे 2D वाली चीज को हम 3D, सॉरी 3D वाली चीज को 2D में देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान के चलो मेरा ये हाथ है, मैं अगर इधर से देख रहा हूँ तो मुझे ये हथेली दिख रही है, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये दिख रही है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किधर से देख रहा हूँ, समझ रहे हो, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इधर से देख रहा हूँ या फिर इधर से देख रहा हूँ, मैं तो हर बार चित्र को ऐसे खड़ा ही बना रहा हूँ। और जब मुझे इधर से कुंडली आएगी तो इधर से एन सिरा आ रहा है तो वो एन दिखेगा, इधर से एन दिखेगा मुझे, और इधर से आ रही है वो उसका सिरा इधर से दिखेगा, तो पता कैसे करेंगे। तो इस वाली कंडीशन में तुम्हें जो क्रिया रेखा दे रखी होगी उसकी छाया दिखेगी, जैसे अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो पूरा चित्र दिखेगा, इधर से इधर की जो भी भौतिक क्रियाकलाप हैं, चुम्बक आ रही है, क्षेत्र रेखाएं हैं, तो हम चित्र में पूरा दिखाते हैं, उसके पृष्ठ तक दिखाते हैं, और जो परछाई में है उसको हम छायांकित रूप से अंधेरे में रखते हैं। जैसे इस चित्र में क्या रखा है, इस चित्र में तुम्हें ये वाला हिस्सा, यहाँ पे देखो ये डॉटेड वाला हिस्सा यहाँ तक का छुपाया हुआ है, क्या किया हुआ है, छुपाया हुआ है। इसका मतलब हम किधर से देख रहे हैं, इसको इधर से देखा जा रहा है, इधर से तो पूरा देखा है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना, इधर से क्या किया जा रहा है, पूरा देखा जा रहा है, पता चला, क्योंकि यहां तक तो हमें दिख गया सेंटर तक, पर इसके पीछे का हिस्सा हमें नहीं दिखा। अगर ये हिस्सा तुम्हें यहां तक दे दिया जाता, यहां तक, तो इसका मतलब हमें किस तरह से देखना है, इधर से। इसका अंतर आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा तुम्हें समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और कितना जरूरी है ये। तो देखो मैं इसको किधर से देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ अपने किधर से, इस एरो वाले साइन से देख रहा हूँ, ठीक है। तो एरो वाले साइन से क्या होगा, जो इसका एन, ये एस सिरा है, इसका एस सिरा इस पर डायरेक्ट छपेगा एस, इस तरीके से, और इसके विपरीत सिरे पे क्या होगा एन, पीछे की साइड। अब एस होगा तो इसका मतलब धारा इसमें कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से, सही है, सही है। और हमें पता है जब धारा, जैसे मान के चलो कि इस प्रकार से धारा जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में जाते हैं। अगर आई इस दिशा में है तो यहाँ पे आई का प्रवाह तो किधर है, इधर, और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर, तो माइनस आवेश किस तरह जाएंगे, विपरीत दिशा में, तो ए की साइड क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ए की साइड क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और बी की साइड क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर ए धनावेशित होगी, धनावेशित, और बी ऋणावेशित। एक तो इस तरीके से उत्तर होगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अथवा करके, अथवा करके कैसे, मैं क्यों लिख रहा हूँ अथवा करके, क्योंकि बुक में काफी जगह ये होता है, ए पर क्या है, प्लस चार्ज,
और बी पे माइनस चार्ज, तो इसका मतलब ए की ध्रुवता बी से ज्यादा है, तो ए बी की तुलना में धनात्मक होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, तुलना में धनात्मक होगा। पर एक चीज और, धनात्मक से भी काम नहीं चलेगा, कभी कभी ये भी हो सकता है कि ध्रुवता अधिक होगी, ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तुलना में क्या होगा, धनात्मक होगा, मतलब बी से अधिक इसका ध्रुवणता होगी। तो इस प्रकार का ये आंसर हमें करने होते हैं, कभी कभी ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। ये 2023 13 क्वेश्चन में आया हुआ था, 2013 में आया, बाद में भी आया है, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे देखते रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन होंगे कैसे, यहाँ से हो जाएंगे कि जो हमने डायग्राम बनाए, ये चारों डायग्राम, ये बहुत ही काम के हैं, थर्ड और ये फोर्थ, इनको लिख लेना। ये धारा की दिशा बता रहे हैं, और ये सिंपल है, जब पृष्ठ कैसा हो, लंबवत अंदर की ओर हो, तो हम वृद्धि में एल लगाते हैं और कमी में एस लगाते हैं। और अगर उल्टा दे दिया जाता तो क्या करते, इनको बदल देते, एन का एस कर देते, एस का एन कर देते। ध्यान रखना ये केस किसके लिए है, लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। तो ठीक है, करिए, प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू।